Hello everyone, I am Gaurav Sharma and I have very important message for all the students. Please watch it till the end and do share it with your friends. बहुत से बच्चे मुझसे आके कहते हैं कि सर हम डेली 14 to 16 आवर्स पढ़ते हैं बट फिर भी एग्ज़ाम में स्कोर नहीं हो पाता। जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाते हैं या फिर जिन क्वेश्चन में कम टाइम देना चाहिए उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आप सबको समझना होगा कि रियल कल्प्रिट इज़ टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्ज़ाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी ना कि जो लोग टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं या फिर टाइम से आगे रहते हैं वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में हमें ध्यान देना है जिससे हमें हमारा टाइम अच्छे से मैनेज हो पाए। तो लेट्स सी एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में हम। नंबर 1, यू डोंट लुक एट द वॉच आफ्टर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ऐसी आदत होती है कि हर क्वेश्चन के बाद वो वॉच को देखने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि उनका जो माइंड है वो क्वेश्चन और वॉच उनके बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है और जो एक एग्ज़ाम की पेस और रिदम है वो कभी नहीं बन पाती। तो और हाँ, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो वॉच को बहुत ही लेट देखते हैं। लेट्स से 2 घंटे बाद देते हैं, जब 1 घंटा रह जाता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास तो आधा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने के लिए है। तो आई थिंक दोनों ही एस्पेक्ट में, दोनों ही केस में आप डिसएडवांटेज पे हैं। सो मेरे ख्याल से व्हाट यू कैन डू कि अगर एग्ज़ाम में लेट्स से आपके पास कोई भी सेक्शन है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में 2 बार टाइम को ज़रूर देखिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि लेट्स से एक नीट में देयर आर 45 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए कि एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन के बाद टाइम देख लीजिए एंड आफ्टर 25 लेट्स से 45 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद टाइम देख लीजिए। तो जो टाइम देखने का जो आपका इंटरवल होना चाहिए दैट शुड बी एन आइडियल वन। सब्जेक्ट सीक्वेंस नाउ, जो नीट के बच्चे हैं, मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो मोस्टली बायो को पहले करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड देन दे यूजुअली गो फॉर केमिस्ट्री। वो जनरली फिजिक्स को सबसे लास्ट में करते हैं और जो उनका टाइम अलॉटमेंट होता है जनरली 50 to 60 मिनट्स में वो बायो के दोनों सेक्शन जूलॉजी एंड बॉटनी को ख़त्म कर देते हैं एंड देन 50 to 60 मिनट्स केमिस्ट्री एंड देन अप्रॉक्सीमेटली 1 hour to 70 मिनट्स दे डू फिज़िक्स। इसमें आप हमेशा ये याद रख लीजिए कि अगर फिज़िक्स को मेक श्योर कि लास्ट में अगर कर रहे हैं तो उसके लिए 1 घंटा डेफिनेटली यू शुड हैव, बिकॉज उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर 1 घंटे से कम है तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व टू गो एटलीस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ये भी टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नाउ हाउ कि कई बार एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और उन बाउंसर्स को हमें जनरली आइडेंटिफाई करके कई बार छोड़ना भी एक समझदारी का काम होता है। बट द थिंग इज़, आप बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन को वो छोड़ सकते हैं, विच वन इज़ डिफ़िकल्ट, मॉडरेट एंड ईजी। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सभी क्रिकेट की गेम तो डेफिनेटली देखते ही होंगे। उसमें क्या होता है कि बैट्समैन बॉलर के बॉल फेंकने के बाद नहीं डिसाइड करता कि उसे कौन सा शॉट खेलना है। उसके जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं वो ऑलरेडी वो शॉट को प्ले करते हैं। वो बॉडी के रिफ्लेक्सेस उसके प्रैक्टिस के थ्रू बिल्डअप होते हैं और वो प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम से कर रहा होता है। सिमिलरली आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो इससे पहले आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने, बहुत सारे, सो दैट आपके माइंड रिफ्लेक्सेस ही वैसे बिल्डअप हो जाए, सो दैट कि आप क्वेश्चन पढ़ते ही ये जजमेंट लगा लो कि हाँ इस क्वेश्चन को आप के साथ आपको क्या करना है। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को कितनी ईजीली रिकॉल कर सकते हो, कितना जल्दी याद कर सकते हो। क्वांटिटी डजेंट मैटर बट द क्वालिटी मैटर्स। दैट मीन्स कि आपको जितना आपने पढ़ के गए हो एटलीस्ट वो एग्ज़ाम में याद तो आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा पढ़ के गए और याद कुछ भी नहीं आ रहा। तो बार बार मॉक टेस्ट देने से ये भी होता है कि आपके जो रिकॉलिंग प्रोसेस है, आपके माइंड रिफ्लेक्स इतने बिल्डअप हो जाते हैं कि आप रिकॉलिंग बहुत ईजिली कर पाते हो। स्मार्ट गेस एंड रिवर्स अप्रोच बेटा, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज रिवर्स अप्रोच? स्मार्ट गेस से तो मतलब तुक्का, ठीक है। रिवर्स अप्रोच मतलब क्या कि क्या करते हो आप, सबसे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्व को पढ़ते हो, है ना, फिर आप देखते हो कि ठीक है क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, फिर आफ्टर देन व्हाट डू यू डू, है ना। आफ्टर कि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हो, नो यू गो फॉर द ऑप्शंस। आप उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ें, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है व्हेन यू गो थ्रू द ऑप्शंस कि इस ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है।
तो इस तरह से 1 या 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। देन यू गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, आप जैसे ही सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हो आपको धीरे धीरे इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ जो बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं उनमें से भी 1-2 एलिमिनेट हो गए। सो धीरे धीरे जो सारे ऑप्शन हैं वो एक एक करके एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, और कई बार आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पहले ही आपको राइट आंसर मिल जाता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ दिस इज़ द राइट आंसर, जस्ट स्टॉप देयर, मार्क इट इन द OMR एंड प्रोसीड फर्दर। कोई टाइम और लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पर। नर्वसनेस, अब ये नर्वसनेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देने में घबरा जाते हैं एग्ज़ाम के वक्त ना, उसके चक्कर में वो ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, कई बार उनके रिजल्ट्स नहीं आते, या फिर ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन करने में, ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो और ज़्यादा घबराहट होती है, तो और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा नर्वसनेस, तो एक तरह से ये डिज़ास्टर्स लूप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नाउ सी कि आदमी नर्वस होता क्यों है ना। आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि जब किसी भी टास्क को आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिसको आपने पहले बहुत कम बार किया है, और उस काम को परफेक्टली करने का आप पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर हो, इज़न्ट इट, है ना। तो ऐसे केस में आपका माइंड ये प्रेशर में आ जाता है और सोचता है कि हाँ ये तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो आप क्या कर सकते हो इसे हटाने के लिए? अगेन आपको पहले भी मैंने सजेस्ट किया था कि बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जब आप करते हो तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और जब आप एक्चुअली में एग्ज़ाम देते हो तो इट डजंट फील लाइक कि हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हो, तो वो नर्वसनेस भी धीरे धीरे नहीं होती। एंड सेकेंड थिंग, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन द नर्वसनेस। ओके, रफ वर्क मैनेजमेंट, अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, रफ वर्क मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, बट समहाउ शायद इसका असर भी कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कई बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हो और आपको पता है कि आप आंसर के बहुत नज़दीक हो, फिर भी वो फाइनल आंसर नहीं आ पाता, आपका टाइम जा रहा होता है, तो आप विद द थॉट कि आप उसको 12 वापस आके अटैम्प्ट कर लोगे, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो। तो जब आप वापस उस क्वेश्चन पे आते हो तो आपको उसका रफ वर्क मिल ही नहीं पाता, वो इतना मैसी होता है, रफ वर्क इतना ओवरलैप्ड होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, और आप उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से दोबारा सॉल्व करते हो, तो इससे भी टाइम पे फ़र्क पड़ता है। रफ वर्क के लिए आप क्या कर सकते हो कि जस्ट मेक श्योर कि आपका एक क्वेश्चन का रफ वर्क दूसरे क्वेश्चन के साथ ओवरलैप ना हो, और थोड़ा सा डिसेंट हैंड राइटिंग में लिखा हो। ठीक है, आप चाहें तो ग्रिड्स के फॉर्म में लाइंस ड्रॉ कर सकते हो टू सेपरेट द ईच सॉल्यूशन। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगे कि और भी चीज़ें हैं जो आपके टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है, तो ज़रूर उनके बारे में सोचिए। एंड प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी पढ़ लो, अगर आप एग्ज़ाम के दिन टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स आपका शायद वो रिज़ल्ट ना आ पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर मोर एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ कीप इन टच। Thank you and bye bye for now.